नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो लक्ष्य बैच आप लोगों का हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए चल रहा है, उसी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है, उसी चैप्टर 1 का मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ और वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के काफ़ी मददगार रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप उन प्रैक्टिस सेशन को बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। अब ये बोल रहे हैं द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए क्लोज सर्किट, राइट। बंद परिपथ में वोल्टता और धारा का अनुपात क्या होता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टता और धारा का अनुपात क्या होता है, क्वेश्चन ये है। अब बेटा आप लोगों को ये पता है कि ये आप लोगों का एक प्रतिरोध है। अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों का एक स्रोत लगाया जिस स्रोत का मान V है और इसमें प्रवाहित धारा जो है वो I है, इसमें प्रवाहित धारा जो है बेटा वो I है, तो मुझे ये बताइएगा बेटा क्या ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है क्या वो यहां पर जाएगा, यस और नो। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या I आएगा। तो बताइएगा यहां से R का मान कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर R का मान V बटा I होगा। R का मान कितना होगा बेटा, V बटा I के बराबर होगा। अब ये बताओ क्या प्रतिरोध का मान मतलब R का मान क्या कभी भी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है? क्या R का मान कभी भी धारा के ऊपर डिपेंड करता है? क्या R का मान आप लोगों का कभी भी वोल्टेज या फिर किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, R का मान जो होता है, प्रतिरोध का मान जो होता है वो वोल्टेज और करंट के रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। और क्या है वो चीज है, प्रतिरोध का मान वोल्टेज और करंट के अनुपात पर वोल्टेज और करंट के वोल्टता और धारा के अनुपात पर निर्भर करता है। या सुनो, अनुपात पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा? वोल्टेज और धारा के अनुपात पर निर्भर करता है। इसका मतलब प्रतिरोध का मान कभी भी प्रतिरोध का मान अकेले वोल्टेज मतलब अकेले वोल्टता और अकेली धारा के ऊपर अकेली धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगर ऐसा होता है तो उस प्रतिरोध को हम लोग लीनियर प्रतिरोध या फिर उस प्रतिरोध को हम लोग रेखीय प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय प्रतिरोध बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बेटा किसी भी बंद परिपथ में वोल्टता और धारा का अनुपात हमेशा किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? एक कांस्टेंट निकल कर आता है और वो कांस्टेंट प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का मान कभी भी आप लोगों का वेरी नहीं होता है। प्रतिरोध का मान केवल और केवल किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलेंगे सर रो L/A के ऊपर ही निर्भर करता है। रो का मतलब प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एल का मतलब आप लोगों का लेंथ होता है और एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो सामने से देखा जाता है। तो ध्यान रखना
वोल्टता और धारा का जो अनुपात होता है वो हमेशा प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या वो वेरीज होता है, परिवर्तित होता है आप लोगों का? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर वो परिवर्तित नहीं होता है। क्या वो कांस्टेंट रहता है? यस सर वो स्थिर रहता है। तो आप लोगों का क्या इंक्रीज होता है, बढ़ता है? नहीं। क्या वो डिक्रीज होता है? नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमेशा क्या रहता है आप लोगों का बेटा? वो हमेशा कांस्टेंट आप लोगों का रहता है। हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट आप लोगों का रहता है। तो ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इज इट ओके? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस चीज का आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक धात्विक चालक में, मतलब एक मेटेलिक कंडक्टर में। अब आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग की क्लास में पहले ही बताया हुआ है कि आप लोगों का मेटेलिक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह किस वजह से होता है। कोई भी मेटेलिक चीज है या फिर कंडक्टर वाली चीज है तो बेटा उसके अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक बल देकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर से बल देकर, और उसी बल को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईएमएफ बोलते हैं। तो बाहर से जैसे ही आप लोगों ने आपकी बॉडी को, ये आपकी बॉडी मान लेते हैं, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसको मैंने बाहर से कोई बल दिया, तो बताइएगा बाहर से क्या बल देने पर यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा जो प्रवाहित होगी वो कुछ ऐसे प्रवाहित होगी। और ये बाहर से जो बल दिया है, क्या उसी बल को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं? यस और नो? अगर यही टुकड़ा सेमीकंडक्टर का होता तो वहां पर होल्स भी होते और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते। तो होल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और आप लोगों को पता है धारा का मान जो होता है वो Q/T के बराबर होता है, और धारा जो होती है Q जो होता है वो बेटा N × E के बराबर होता है। N का मतलब N का नंबर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। E का मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कि माइनस का 1.6 × 10⁻19 होता है। और T आप लोगों का टाइम होता ही है। तो बताइएगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर ओनली ड्यू टू, एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल किस कारण से होता है? क्या न्यूट्रल चार्जेस की वजह से होता है? नहीं, न्यूट्रल चार्जेस की वजह से नहीं होता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है? यस सर, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, धनात्मक आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। पॉजिटिव आयंस, धनात्मक आयन नहीं, पॉजिटिव आयन धनात्मक आयन की वजह से नहीं होता है। अगर यही शब्द अगर सेमी कंडक्टर में बोलता तो हम लोग बोलते सर धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। बोले तो इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और होल्स भी होता है। तो दोनों चार्जेस हम लोग वहां पर इंक्लूड करते। इज इट ओके? दोनों चार्जेस हम लोग वहां पर इंक्लूड करते। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर करिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में एक सबसे खास बात यह होती है, अगर किसी तत्व के धनात्मक सिरे पर, ये कोई तत्व है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अगर किसी तत्व के धनात्मक सिरे पर धारा प्रवेश करती है, किसी
धनात्मक सिरे पर धारा प्रवेश करती है तो वो अवशोषण करेगा। वो क्या करेगा बेटा? अवशोषण करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा। और किसी के धनात्मक से धारा निकलती है तो वो आप लोगों का डिलीवर करेगा। क्या करेगा बेटा? आप लोगों का डिलीवर करेगा, मतलब उत्सर्जित करेगा। यस और नो? उत्सर्जित मतलब डिलीवर करेगा। यस और नो? ये चीज आप लोगों को पता है। और बेटा कितना अवशोषण करेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर पावर एब्जॉर्ब जो होगा वो V इंटू आई के बराबर होगा, और पावर डिलीवर जो होगा वो V इंटू आई के बराबर होगा। यस और नो? एक चीज का ध्यान रखना, अवशोषण जो शक्ति होती है, अवशोषण शक्ति जो होती है, अवशोषण शक्ति जो होती है बेटा, अवशोषण शक्ति को नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। किससे? नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और उत्सर्जित शक्ति को, किससे? उत्सर्जित शक्ति को हम लोग पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव से। मतलब एब्जॉर्बिंग पावर आ रही है तो आप लोग बोलेंगे सर -8 आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। सामने वाला अपने आप समझ जाएगा क्या इस परिपथ में पावर जो है आप लोग की एब्जॉर्ब हो रही होगी। और अगर डिलीवर कर रहा है तो आप लोग +10 लिख दीजिएगा। सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि आप लोगों का क्या होगा? डिलीवर होगा या फिर अब्जॉर्ब होगा। तो एक चीज का आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करना। यहां पर सभी लोग आंसर करना। द 3 सर्किट एलिमेंट्स शॉन इन द फिगर आर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द 3 सर्किट एलिमेंट्स। यस और नो? चित्र में दिखाए गए 3 परिपथ तत्व एक विद्युत परिपथ का हिस्सा है, राइट? और 3 परिपथ तत्वों द्वारा अवशोषित कुल शक्ति कितनी होगी? इन तीनों के द्वारा अवशोषित कुल शक्ति कितनी होगी? तो मुझे ये बताइएगा बेटा, यहां पर आप लोगों की धारा प्रवेश कर रही है, कितनी प्रवेश कर रही है? 10 एम्पियर। यहां से धारा निकल रही है, कितनी निकल रही है? 8 एम्पियर। यहां पर धारा प्रवेश कर रही है 10 एम्पियर, यहां से निकल रही है 8 एम्पियर। तो क्या नीचे वाली शाखा में 2 एम्पियर जा रही होगी? यस और नो? अब आंसर करना सभी मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करना। क्या ये वाला जो है आप लोगों का ये अवशोषण होगा या फिर उत्सर्जन होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर ये 2 एम्पियर की धारा है तो ये उत्सर्जन होगा, प्लस से धारा निकल रही है तो पावर डिलीवर होगा। कितना डिलीवर होगा बेटा? 30 वॉट के बराबर डिलीवर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एब्जॉर्ब होगा या डिलीवर होगा? तो ये आप लोगों का डिलीवर होगा। कितना डिलीवर होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर प्लस से धारा निकल रही है, इसका मतलब 640 वोल्ट आप लोगों का डिलीवर होगा। यस और नो? अब ये बताइएगा, अगर मैं इस परिपथ में आप लोगों की बात करूं तो इस परिपथ में अगर मैं प्लस के ऊपर एब्जॉर्ब आप लोगों का होगा, मतलब अवशोषण होगा, कितना हो जाएगा? 1000 वोल्ट होगा। अब आप लोगों को पता है कि बेटा अगर इसमें मैं बात करूंगा, इस परिपथ में मैं बात करूंगा तो एब्जॉर्ब को नेगेटिव बोलते हैं, तो माइनस का 1000 और प्लस का 640 प्लस का 30 बोले तो माइनस का 330 वोल्ट, मतलब एब्जॉर्ब यहां पर माइनस का 330 वोल्ट आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। यस सुनो, कितना आंसर होगा बेटा? माइनस का 330। यहां पर प्लस का भी ऑप्शन में प्रेजेंट है और माइनस का भी ऑप्शन में प्रेजेंट है। उसका सीधा साधा मतलब क्या है? सर एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है? 330 वॉट की, राइट। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पूछा है
पूछा है। इस पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। एक और आप लोग को दिया गया है, द करंट आई इन द 2 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, दिए गए नेटवर्क में 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। दिए गए परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा। अब ऐसे हम लोग धारा निकालने से पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लें तो बेहतर होगा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु आप लोगों का सी है और ये बिंदु आप लोगों का डी है। ये पॉइंट आप लोगों का सी होगा और ये पॉइंट आप लोगों का डी होगा। अब एक काम करते हैं, इस परिपथ को थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं। ये है ए, ये है आप लोगों का बी। ए और बी के बीच में कितने वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, तो आप लोग बोलेंगे सर ए और बी के बीच में 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी लगी हुई है, जिसका प्लस जो है वो एक की साइड है। प्लस कहाँ की साइड है, एक की साइड। तो ये कितना हो गया बेटा, 5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है जिसका प्लस एक की साइड है। ये काम हो गया है। अब ये बताइएगा ए और सी के बीच में 1 ओम, यहां से ए और सी के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यस और नो। ए और डी के बीच में 1 ओम, तो ये ए हो गया और ये डी हो गया, इसके बीच में 1 ओम का प्रतिरोध आप लोगों का लगा हुआ है। अब ये हो गया बी और सी के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध आप लोगों का लगा हुआ है, 1 ओम का प्रतिरोध आप लोगों का लगा हुआ है। बी और डी के बीच में आप लोगों का 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, बी और डी के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। सी और डी के बीच में आप लोगों का 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, सी और डी के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इसमें धारा का मान पूछा है। क्या आप लोग यहाँ पर अगर साफ साफ देख पा रहे हैं तो 4 बिंदु आप लोग देख पा रहे होंगे। यस और नो, 4 बिंदु आप लोग देख पा रहे होंगे। उन चारों बिंदुओं को बोलेंगे हम लोग बेटा ए, बी, सी और डी। अब मुझे एक प्रश्न का आंसर करिएगा बेटा, ये के 4 बिंदु मिलकर यहाँ पर 5 ब्रांचेस आप लोग की दिखाई दे रही है। तो आप लोग बोलेंगे यस सर, 4 बिंदु मिलकर 5 ब्रांचेस मेरी दिखाई दे रही। जब 4 बिंदु मिलकर आप लोगों को 5 ब्रांचेस दिखाई दे रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब केवल और केवल इतना सा है कि एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है। उस ब्रिज के अंदर 2 जो बिंदु हैं, ए और बी जो बिंदु हैं, वो सप्लाई के बिंदु हैं। तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं ए और बी बिंदु सप्लाई के बिंदु हैं? क्या बचे हुए जो 2 बिंदु हैं सी और डी, उनके बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। अगर ब्रिज आप लोगों का बैलेंस है, अगर सेतु आप लोगों का बैलेंस है तो सी और डी के बीच, सी और डी के बीच धारा शून्य होगी। यस और नो, धारा शून्य होगी, मतलब ये ओपन सर्किट होगा। बट इसके लिए आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, और वो चीज क्या है बेटा, कि ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। क्या ये ब्रिज बैलेंस हो रहा है? यस और नो? यस सर, ये ब्रिज हमारा बैलेंस हो रहा है। अब बेटा एक चीज का आंसर करना, अगर मैं इस परिपथ में आप लोगों से पूछूं, अगर मैं इस परिपथ में पूछूं तो ब्रिज जो होगा वो कैसे कैसे बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर जो ब्रिज होगा वो 4 से मिलकर आप लोगों का बनेगा, 1 1 1 और 1। क्या इन 4 जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनसे 4 बिंदु निकल कर आएंगे? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, 4 बिंदु निकल कर आएंगे। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी। क्या ये जो चारों बिंदु आप लोग के निकल कर आ रहे हैं, क्या इन चारों बिंदुओं के अंदर से
दो बिंदु आप लोग के सप्लाई के बिंदु हैं। किसी भी ब्रिज के को देखने के लिए हमेशा जो दो बिंदु होने चाहिए वो सप्लाई के बिंदु आप लोग के होने चाहिए। किसके होने चाहिए बेटा? सप्लाई के आप लोग के बिंदु होने चाहिए, और बचे हुए दो बिंदुओं के बीच में कोई प्रतिरोध लगा हो सकता है। ये मैंने आपको डिटेल में क्लास में एक्सप्लेन भी किया है। तो बताइएगा 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ब्रिज आप लोगों का बैलेंस है तो धारा का मान 0 होगा। एक और प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूं इस जो है इसके अंदर क्या निकालना है। द करंट इन 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम का प्रतिरोध जो दिया हुआ है, इस 1 ओम के प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस में धारा होगी। प्रदर्शित नेटवर्क के 1 ओम के प्रतिरोधक में धारा का मान कितना होगा? तो मुझे ये बताइएगा बेटा, क्या ये एक नोड मान लूं मैं इसको V1? क्या मैं इसको एक नोड मान लूं V2? क्या मैंने सर्किट का पोस्टमार्टम करना आप लोगों को सिखाया है? यस और नो? जब आपने इनको नोड माना है, जब आप लोगों ने इनको नोड माना है, तो नोड मानने से क्या होगा? इनका जो मान निकल कर आएगा, इनका जो मान निकल कर आएगा वो मान कितना आएगा? वो मान आप लोग का कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 नोड हैं, एक नोड है V1 और एक नोड है V2। V2 को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ग्राउंड कर रहा हूं। अब देखो ये पूरा ऊपर एक ही नोड है, इस पर कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 और 4। क्या इन चारों ब्रांचेस में से क्या किसी भी ब्रांच का हमें, क्या चारों ब्रांच में से किसी भी ब्रांच की धारा पता है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो मैं काम कर रहा हूं, KCL लगा रहा हूं एट किसके ऊपर? V1 के ऊपर KCL लगा रहा हूं, V1 पर KCL। यस और नो? और कितने पार्ट आएंगे V1 के ऊपर KCL लगाने पर? तो आप लोग बोलेंगे सर V1 के ऊपर अगर आप KCL लगा रहे हो तो 4 पार्ट निकल कर आएंगे। इनमें से एक पार्ट की धारा मुझे डायरेक्ट पता है, तो इक्वल टू 2 एम्पियर। ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। इस वाले पोर्शन को लिखा जाएगा V1/1 के बराबर। यस और नो? टोटल कितने पोर्शन हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 4 पोर्शन हैं, तो ये हो गया V1/1। क्या ये भी V1 हो गया? तो इसको क्या लिखेंगे? V1 - 3/2। तो इसको लिखा जाएगा V1 - का 3/2 के बराबर। इसको कितना लिखा जाएगा बेटा? ये फोर्थ पोर्शन इसको लिख दिया। इस फोर्थ पोर्शन को V1 - का 2 डिवाइडेड बाई 2, V1 - का 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से एलसीएम लेंगे तो V1 - का 2 प्लस का V1 - का 3 प्लस का 2V1 इज इक्वल टू 4 निकल कर आएगा। अब यहां से अगर मैं V1 का मान पूछूं तो 1 2 3 और 4 तो V1 हो गया है, और उधर की साइड गए तो ये हो गया बेटा 9, 4 और 5 9, तो ये हो गया V1 का मान हो गया बेटा 9/4 वोल्ट। V1 का मान कितना हो गया है? 9/4 वोल्ट। अब ये बताइएगा बेटा, क्या V1 का मान 9/4 वोल्ट हो चुका है? तो क्या ये V1 वोल्टेज आप लोगों का 9/4 वोल्ट है? बताइएगा बेटा, ये वाला वोल्टेज आप लोगों का 0 वोल्ट है। तो पोस्टमार्टम करते हैं बेटा, क्या ये यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज ही 9/4 वोल्ट है? यस और नो? 9/4 वोल्ट। तो बताइएगा इस 1 ओम में धारा कितनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे सर 9/4 एम्पियर प्लस के ऊपर एंटर करने वाली। तो बताइएगा जब 9/4 एम्पियर होगी तो धारा का मान 9/4 कितना हो गया? 2.25। 9/4 अगर आप लोग करेंगे तो 2, फिर बचेगा 1, तो 2, फिर बचेगा 2,
तो 25 एम्पियर आप लोग के निकल कर आएगी, आंसर आ गया ए। बट साथ ही साथ आपको पूरे परिपथ का पोस्टमार्टम करना है, तो ये आप लोग का 9/4 है, तो क्या ये वाला वोल्टेज भी मेरे प्यारे बच्चों 9/4 वोल्ट होगा। ये आप लोगों का 3 वोल्ट है, पास पास नेगेटिव साइन है, तो क्या इस वाले डब्बे का वोल्टेज आप लोग नहीं बता सकते क्या। तो आप लोग बोलेंगे यस सर, पास पास नेगेटिव साइन है, तो 3 - 9/4 मतलब 12 - 9/4 मतलब 3/4 वोल्ट होगा। बिल्कुल होगा। 3/4 का प्लस किसके अकॉर्डिंग होगा सर, 3 के अकॉर्डिंग होगा, तो यहां से प्लस गया मतलब नीचे प्लस ऊपर माइनस, 3/4 वोल्ट। धारा का मान ऊपर की साइड 3/8 एम्पियर आ गया। यस और नो। अब मुझे ये बताइएगा बेटा, लास्ट में आप लोगों का ये 2 ओम बचा है और इधर की साइड आप लोगों का 2 वोल्ट है। बताओ बेटा यहां से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 9/4 वोल्ट होगा। बेटा ये 9/4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, कौन सा बड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे सर 9/4 वोल्ट बड़ा है। तो बताइएगा बेटा 9/4 - 2 करोगे तो 1/4 आएगा। 1/4 किसका होगा, इसका वोल्टेज होगा, इसका मतलब प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा। 1/4 वोल्ट मतलब इधर की सारा धारा प्रवाहित होगी, और वो कितनी प्रवाहित होगी, 1/8 एम्पियर। 1/8 एम्पियर। यस और नो। तो आप लोग देख सकते हैं ये 2/4 एम्पियर धारा इधर आई, उसमें से 2.25 इधर चली गई, इसका मतलब 0.25 आप लोगों का इधर से आ रही होगी। अब ये बताइएगा 0.25 ये 3/8 का मतलब आप लोगों का कितना है, 3/8 1/8 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या 3/8 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बताओ बेटा क्या इस परिपथ में अब कुछ निकालने लायक बचा है या पूरे परिपथ का आपने पोस्टमार्टम कर दिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इस परिपथ का आप लोगों का आंसर हो गया बेटा 2.25 के बराबर। इज इट ओके, 2.25 के बराबर इसका आंसर आप लोगों का हो चुका है। अगला प्रश्न है, इफ द 12 ohm resistance draws a current of 1 ampere as shown in the figure, the value of resistance R। यदि 12 ओम प्रतिरोधक मतलब रजिस्टर में 1 एम्पियर की धारा खींचता है, 12 ओम का प्रतिरोधक अगर 1 एम्पियर की धारा अपनी साइड खींचता है, तो आप लोगों को बताना है चित्र में दिखाए गए प्रतिरोध R का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये है, बड़ा ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। ये बताइएगा बेटा इसमें 1 एम्पियर की धारा नीचे प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब इसका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर V = I × R के बराबर होगा। और उसका प्लस किधर होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर प्लस ऊपर की साइड होगा और माइनस नीचे की साइड होगा। क्या इसका मान 12 वोल्ट होगा, यस और नो। बताओ बेटा इस डब्बे का वोल्टेज आपके पास में 12 वोल्ट है, इस डब्बे का वोल्टेज 6 वोल्ट है, क्या इस डब्बे का वोल्टेज नहीं निकाल सकते क्या, सर सब्ट्रैक्शन है तो सर इसका वोल्टेज 6 वोल्ट आ जाएगा, मतलब पास पास समान साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो बताइएगा बेटा 6 वोल्ट आ गया, और 6 वोल्ट का फाइनल साइन कैसा आएगा, बड़े के अकॉर्डिंग आएगा। बड़ा कौन सा है बेटा, 12 है, तो इधर से गया प्लस इधर से गया माइनस। क्या ये 6 वोल्ट ही होगा, यस और नो। अब मुझे ये बताइएगा बेटा ये धारा का मान कितना है, तो आप लोग बोलेंगे सर 2 एम्पियर, तो इसका वोल्टेज कितना आ गया बेटा 2 वोल्ट। अब मुझे ये बताइएगा बेटा क्या यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा आ रही है, उसमें से 1 एम्पियर की धारा जा रही है, तो इधर की साइड धारा कितनी जाएगी, तो आप लोग बोलेंगे सर इधर की साइड धारा जाएगी मेरी 1 एम्पियर। तो
तो बताइएगा बेटा 1 एम्पियर पता है, 6 वोल्ट पता है, तो क्या आर का मान 6/1, तो क्या आर का मान 6 ओम आ जाएगा? यस और नो। मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है, आपको पता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब सर्किट का पोस्टमार्टम आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं, तो बताइएगा बेटा इस परिपथ में ये वाला वोल्टेज आप लोगों का 2 वोल्ट है, तो बताइएगा बेटा ये 2 वोल्ट है, तो ये वाला प्रतिरोधक इसका वोल्टेज कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर इसका 2 है, इसका 12 है, तो पास पास प्लस माइनस मतलब जुड़ेगा तो 14 वोल्ट आएगा। और 14 वोल्ट का जो साइन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सर जोड़ा है तो किसी का भी चिपका दो, इसका चिपकाऊंगा तो प्लस, इसका चिपकाऊंगा तो माइनस। क्या इस परिपथ में आपसे पूछा क्या गया है? तो आप लोग बोलेंगे सर प्रतिरोध R का मान हमसे पूछा गया है, तो प्रतिरोध R का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 6 ओम के बराबर प्रतिरोध R का मान होगा। यस और नो? क्या ये चीज आप सभी लोगों के क्लियर है? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस परिपथ में? बट बेटा परिपथ में पोस्टमार्टम करना हमें आना चाहिए, तभी है मजा, अदरवाइज परिपथ में और कोई मजा आप लोगों का नहीं है। अगर आप लोग परिपथ में पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 7th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यस और नो? 7th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? दिखाए गए परिपथ के लिए प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा का पता लगाएं। मतलब इसमें पहले तो R में धारा का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध के माध्यम से धारा को दोगुना करने के लिए किए जाए परिवर्तनों को भी पहचानो। फॉर द सर्किट शोन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm resistance, also identify the changes to be made to double the current through the resistance 2 ohm। तो बेटा मैं परिपथ यहां पर दोबारा बना लेता हूं। ये है मेरा 4 वोल्ट, ये है मेरा 2 ohm, राइट, और यहां पर धारा है कितनी? 5 एम्पियर। अब ये बताइएगा क्या ये 4 वोल्ट जो आपने लिखा है, क्या ये 4 वोल्ट पूरा का पूरा यहां पर जो होगा वो कितना होगा? जाएगा। क्या ये 4 वोल्ट यहां पर भी जाएगा? यस और नो? अब मुझे ये बताइएगा क्या इसमें 2 ओम में धारा का मान 2 एम्पियर होगा? यस और नो? अब ये बताओ क्या ये वोल्टेज सोर्स में हम लोग डायरेक्ट धारा ज्ञात कर सकते हैं या बाकी चीजों की हेल्प से हम लोग वोल्टेज सोर्स में धारा ज्ञात करते हैं? तो आप लोग बोलते हो सर वोल्टेज सोर्स में धारा का मान कभी भी ज्ञात नहीं किया जाता, वोल्टेज सोर्स में धारा का मान बाकी की धाराओं की हेल्प से ज्ञात किया जाता है। तो इधर 5 एम्पियर है तो इधर की साइड 3 एम्पियर की धारा होगी। तो बताइएगा जब वोल्टेज सोर्स में धारा का मान 2 एम्पियर है तो आप लोगों का वोल्टेज का मान 4 वोल्ट है, तो धारा का मान कितना होगा बेटा? 2 एम्पियर होगा। अगर मैं इसी परिपथ में अगर ये पूछ रहा है बेटा इस Vs का मान कितना होगा, प्रतिरोध में धारा का मान जो है वो डबल हो जाए, 4 एम्पियर हो जाए, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, ये 5 एम्पियर। तो बताइएगा बेटा प्रतिरोध का वोल्टेज कितना हो गया? तो आप लोग बोलेंगे सर 8 वोल्ट। क्या पैरेलल में वोल्टेज समान होता है? तो Vs का वोल्टेज अगर मैं 8 वोल्ट कर दूंगा तो 2 ओम में से बहने वाली जो धारा है वो जस्ट क्या हो जाएगी बेटा? डबल हो जाएगी। 2 ओम में से बहने वाली जो धारा होगी वो जस्ट क्या हो जाएगी बेटा? डबल हो जाएगी। मतलब मैंने Vs की वैल्यू 8 कर दी और धारा का मान 2 एम्पियर कर दिया। 2 एम्पियर 8 वोल्ट पर धारा कितनी होगी? क्या ये सभी लोगों के क्लियर है? यस और नो? दिखाए गए परिपथ के लिए प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा का पता लगाए, कितनी होगी? 2 एम्पियर।
प्रतिरोध के माध्यम से धारा को दोगुना करने के लिए किए जाने वाले परिवर्तनों को भी पहचान लिया। कितना करना पड़ेगा? वोल्टेज का मान 8 वोल्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। क्या आप लोगों को पता है ओम का नियम जो है कहां पर वैलिड होता है, किसके लिए वैध है? तो ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट डेंसिटी होती है, जो J होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है। तो J इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? सिग्मा E के बराबर। आप लोगों को मैंने J और सिग्मा E को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। J का मान आप लोगों का होता है I/A, सिग्मा का मान होता है L/RA और E का मान होता है V/L। तो यहां से काटेंगे तो I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? V/R के बराबर होगा। I इज इक्वल टू किसके होगा? V/R के बराबर आप लोगों का होगा। कितना होगा? V/R के बराबर। अब मुझे केवल और केवल एक चीज का आंसर करिएगा, क्या ये आप लोगों का एक चालक का तार है? यस और नो? क्या इस चालक में मैंने विभवांतर दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होगी? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, अगर चालक में विभवांतर दिया तो धारा प्रवाहित होती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो I प्रोपोर्शनल टू V ही आप लोगों का ओम का नियम होता है, और इसमें धारा का अपोज किया जाता है प्रतिरोध के थ्रू, और धारा को सपोर्ट किया जाता है EMF के थ्रू, बाहर से जो EMF हम लोग देते हैं। तो क्या आंसर होगा बेटा? ऑल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। बिल्कुल सही है। क्या ऑल नॉन लीनियर डिवाइसेस? नहीं, हमेशा ओम का नियम जो होता है वो रेखीय तत्वों के लिए यूज होता है। कौन से तत्वों के लिए यूज होता है? रेखीय तत्वों के लिए आप लोगों का यूज होता है। रेखीय तत्वों का बोले तो रेखीय तत्व अगर आप लोग बोलेंगे तो लीनियर एलिमेंट्स। यस और नो? तो ध्यान रखना, ऑल टेम्परेचर पर नहीं, टेम्परेचर का मान, तापमान का मान क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। तापमान का मान क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। ऑल मेटल्स, जरूरी नहीं है सभी मेटल्स के ऊपर लगे, बट हाँ मोर एक्यूरेट यहां पर जिसमें धारा का प्रवाह हो उसमें ये आप लोगों का जरूर लगता है। सभी चालकों में, सभी कंडक्टर्स में ये लगता है। तो अब आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन डी भी तो आप लोगों का पॉसिबल हो सकता है, सभी धातुओं में ये लगता है। बिल्कुल लगता है बेटा, सभी धातुओं में ये आप लोग का लगता है, बट मोर एक्यूरेट जो आंसर रहेगा इसमें सभी कंडक्टर्स रहेगा। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। ओके, अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या आपको पता चला? जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आप लोगों का कितना होता है? तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, रो ऑफ सिल्वर जो होता है, वो होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8। यस और नो? ओम इंटू मीटर में होता है। रो ऑफ कॉपर जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻8, और रो ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो होता है 2.85 इंटू 10⁻⁻8, और रो ऑफ आयरन जो होता है वो होता है आप लोगों का 8 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर के बराबर। एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी प्रतिरोध का रो ज्यादा है
अगर किसी प्रतिरोध का रो ज्यादा है तो क्या उसके अंदर धारा कम प्रवाहित होगी? क्या रो एक आंतरिक प्रॉपर्टी है? क्या रो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ही रो होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है बेटा? रो होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है बेटा? रो होता है। तो सभी प्यारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो कंडक्टर है वो सिल्वर होता है। कौन होता है? सिल्वर। कंडक्टर का मतलब सिग्मा सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में आता है आप लोगों का कॉपर। क्या आता है? कॉपर। और उसके बाद में आता है बेटा एल्यूमिनियम। तो सिग्मा इसका ज्यादा होगा, सिग्मा इसका नॉर्मल होगा। ध्यान रखना कि सिग्मा किसका ज्यादा होता है, सिग्मा किसका कम होता है। तो सिल्वर का ये आंतरिक नेचर होता है कि उसका सिग्मा बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब बेटा चांदी सोने से भी बेहतरीन कंडक्टर होता है। कौन? आप लोगों का सिल्वर। ध्यान रखना, सोने से भी मतलब गोल्ड से भी आप लोगों का एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। कौन बेटा? सिल्वर आप लोगों का गोल्ड से भी एक्सीलेंट आप लोगों का कंडक्टर होता है। अब जब ये गोल्ड से भी एक्सीलेंट कंडक्टर हुआ, इसका मतलब सिग्मा जो होता है इसका बहुत ज्यादा होगा और रो इसका बहुत कम होगा। तो आंसर करना, किसका रो ज्यादा होगा? सिल्वर का ज्यादा होगा या कॉपर का ज्यादा होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर रो तो कॉपर का ज्यादा होगा। यस और नो? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से कम होता है। क्या तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से कम होता है या ज्यादा होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर ज्यादा होता है, तभी तो कम कंडक्टर होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से ज्यादा होता है। डेफिनेटली चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से ज्यादा होता है। यस और नो? चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से ये ज्यादा होता है। तीसरा, मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड। गोल्ड से ज्यादा होता है या कम होता है? गोल्ड से कम होता है, क्योंकि गोल्ड तो बहुत नीचे आता है, प्लेटिनम होता है, उसके बाद में गोल्ड आता है। ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन कंडक्टर सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर प्लेटिनम है, फिर गोल्ड आता है। तो गोल्ड से तो आप लोगों का इसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यहां पर अधिक दिया हुआ है। और मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से भी बढ़िया कंडक्टर है। इसका मतलब सिग्मा जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बट रो आप लोगों का कम रहेगा। ये डाटा आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ये जो डाटा मैंने लिखवाए हैं तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा। यस और नो? अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रतिरोध में धारा I1 और I2 का मान क्या होगा? निम्नलिखित परिपथ में क्रमशः I1 और I2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस परिपथ को सॉल्व करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप लोग इस परिपथ को नोडल से सॉल्व कर लो या इस परिपथ को मेश से सॉल्व कर लो। ये 45 वोल्ट, क्या ये 4 ओम और ये 2 ओम क्या सीरीज में लगे हुए हैं? तो मैं इसकी जगह 6 ओम लगा सकता हूं। ये बताइएगा क्या बीच में 12 ओम लगा हुआ है? और लास्ट में आप लोगों का कितना लगा हुआ है? 12 ओम लगा हुआ है। और ये जो हो गया वो 30 वोल्ट हो गया। बात यही है कि आप लोगों का पहली ब्रांच में धारा पूछ रहा है और एक आखिरी ब्रांच में धारा का मान आप लोगों का पूछ रहा है। तो बेटा ये वाला जो नंबर होगा ये V1 होगा और ये वाला नंबर V2 हो गया, ग्राउंड हो गया। अगर मैं KCL लिखूं, KCL V1 पर कैसे लिखेंगे? V1 पर KCL कैसे लिखेंगे? V1 माइनस 45/6, V1 माइनस 45/6
प्लस V1/12 प्लस V1 माइनस 30/12 इक्वल टू 0। तो कितना होगा बेटा, यहां से अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा बेटा 2V1 माइनस का 90 प्लस का V1 प्लस का V1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये नंबर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा? यस और नो? क्योंकि अगर आप लोगों ने यहां पर एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 2V1 आप लोग का बन जाएगा, ये 90 बन गया, V1 90 और ये हो गया 2V1 माइनस का 90 प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस का V1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 12। अब यहां से V1 का मान आ गया है बेटा कितना, ये 30 नंबर है, तो V1 का मान कितना आ गया है 4V1 बराबर 120। तो 4V1 बराबर 120 मतलब V1 का मान कितना आ गया है 120/4 मतलब 30 आ चुका है। अब V1 का मान 30 आ चुका है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट आ चुका है। तो ये 30 वोल्ट आ गया बेटा। इसमें धारा का मान कितना हो गया, तो आप लोग बोलेंगे सर 30/12 तो कितना हो गया 2.5 एम्पियर इसमें धारा का मान हो गया। बीच वाली ब्रांच में नहीं पूछा है इसने, ये वाली धारा I1 और ये वाली धारा I2 पूछा है। तो बताइएगा बेटा, क्या यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला वोल्टेज आप लोग का 30 वोल्ट है, तो बताइएगा बेटा ये वाला वोल्टेज 45 वोल्ट है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, पास पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो घटेगा तो बेटा कितना बचा 15 वोल्ट, और 15 का प्लस 45 के अकॉर्डिंग होगा, तो ये हो गया बेटा प्लस, ये हो गया माइनस। तो धारा का मान कितना हो गया 15/6 मतलब 2.5 एम्पियर धारा का मान हो गया 2.5 एम्पियर। यस और नो? तो बताइएगा बेटा, क्या इधर की साइड धारा का मान 2.5 एम्पियर हो गया? क्या इधर की साइड धारा का मान 2.5 एम्पियर हो गया है? क्या इधर की साइड धारा का मान 0 एम्पियर होगा? यस और नो? तो क्या आप लोग पूरे परिपथ का पोस्टमार्टम कर सकते हैं? यस सर, ये वाला वोल्टेज हो गया बेटा 5 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज हो गया बेटा 10 वोल्ट। क्या ये वाला वोल्टेज आप लोग बता सकते हैं? यस सर, ये वाला वोल्टेज हो गया 30 वोल्ट। तो बताइएगा ये 30 और 10 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 40, और 40 का प्लस माइनस ऐसे, और ये पास पास प्लस माइनस है, इसका मतलब एड होगा, तो ये 45 हो गया। 45 बराबर 45 आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है सभी के? यस और नो? आप लोग बोलेंगे सर यस सर, ये वाली चीज हमारे क्लियर है। क्या किसी भी सर्किट का पोस्टमार्टम करने के केपेबल है? तो I1 का मान जो होगा वो 2.5 एम्पियर है, और I2 का मान जो है वो 0 एम्पियर है। तो आंसर आप लोगों का आ गया सी आंसर। क्या सभी लोगों के क्लियर है बेटा? क्या सभी लोगों के क्लियर है ये वाली चीज? यस और नो? क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हम लोगों ने पहले बहुत डिटेल में आप लोगों की देखी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखें, बताइएगा बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चे देखें आंसर करेंगे। ये बताइएगा बेटा, ये आप लोगों का एक परिपथ है, इस परिपथ की शक्ल कुछ इस प्रकार की है, ये आप लोगों की परिपथ की शक्ल है। मैं आपसे केवल और केवल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखिए आंसर करना। ये आप लोगों का परिपथ है, ये आप लोग का एक परिपथ है, ये आप लोग का यहाँ पर एक परिपथ आप लोगों का लगाया हुआ है, ये परिपथ ऐसा कुछ है, ये परिपथ आप लोगों का ऐसा कुछ, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर करिएगा, ये धारा अगर 2 एम्पियर की धारा है, यस और नो? तो बताइएगा बेटा ये धारा कितनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे सर नो डाउट 2 एम्पियर की धारा है। क्या किसी परिपथ में प्रवेश करने वाली धारा उस परिपथ में निकलने वाली धारा के बराबर होगी? क्या हमेशा किसी भी परिपथ में जो करंट फ्लो होगा जितना एंटर करेगा
उतना ही करंट उस परिपथ से निकलेगा। डेफिनेटली सर, जितना करंट उस परिपथ में एंटर करेगा उतना ही करंट उस परिपथ से आप लोगों का निकलेगा। तो यहां पर एंटर बेटा अगर 2 एम्पियर कर रहा है तो बाहर भी आप लोगों का कितना निकलेगा, 2 एम्पियर आप लोगों का बाहर निकलेगा। देखें क्वेश्चन का आंसर करना, अगर अंदर परिपथ में ऐसी कुछ शक्लें होगी तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। किसी भी परिपथ में जितना करंट आप लोगों का एंटर करेगा उतना ही करंट उस परिपथ से निकलेगा। बताओ बेटा इस बीच वाली शाखा में धारा का मान कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे, देखिए आंसर करिएगा, बीच वाली शाखा में धारा का मान कितना होगा। ये ऐसे में बना रहा हूं, दैट इज 10 वोल्ट। ये आप लोग का 2 ओम हो गया, ये 2 एम्पियर हो गया, ये आप लोग का 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। तो ऑप्शन ए है 5 एम्पियर, ऑप्शन बी है आप लोग का 3 एम्पियर, ऑप्शन सी जो है आप लोग का वो हो गया 7 एम्पियर, और ऑप्शन डी है आप लोगों का 0 एम्पियर। तो बताएंगे बेटा इसका आंसर कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर इस परिपथ का जो आंसर होगा, उस परिपथ का जो आंसर होगा वो कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर इस परिपथ का जो आंसर होगा वो होगा सर हमारा 0 एम्पियर। क्यों 0 एम्पियर होगा बेटा? क्योंकि अगर आप लोगों ने इस परिपथ में धारा प्रवेश भी करवा दी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने धारा प्रवेश भी करवा दी तो लौट कर किधर आएगी? माना कि आपने इस परिपथ में धारा इधर प्रवेश भी करवा दी तो क्या इस परिपथ से लौट कर वापस आएगी या नहीं आएगी? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं सर, इस परिपथ से लौट कर धारा नहीं आएगी। जब बेटा इस परिपथ से लौट कर धारा नहीं आएगी तो उस परिपथ में जाएगी भी नहीं, तो धारा का मान कितना हो गया बेटा? 0 एम्पियर। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है बेटा, कोई एक परिपथ है, अगर उस परिपथ से दूसरे परिपथ में आप लोग को धारा प्रवाहित करवानी है तो उस परिपथ के लिए लौटने का रास्ता जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज उस बीच वाली ब्रांच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो बोल रहा है चित्र में दिखाए गए प्रतिरोधक 3 ओम और 2 ओम में विकसित वोल्टेज, मतलब द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम और 2 ओम रजिस्टर, मतलब 3 ओम और 2 ओम में वोल्टेज दिए हुए हैं। मतलब ये आप लोगों का एक नेटवर्क है, ये आप लोगों का एक नेटवर्क है। ऊपर वाले नेटवर्क में जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है और इसमें प्रतिरोध का मान 3 ओम है। इस बीच वाले नेटवर्क में जो प्रतिरोध दिया हुआ है वो 2 ओम है और इसमें वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 2 वोल्ट है। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि भैया ये 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इस 5 वोल्ट के बैटरी में पावर एब्जॉर्ब होगी या फिर पावर डिलीवर होगी, ये इन्होंने पूछा है। द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम register are shown in the figure are 6 volt and 2 volt respectively। दोनों के वोल्टेज आप लोगों को दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है? एक का 6 वोल्ट दिया हुआ है, एक का 2 वोल्ट दिया हुआ है और पोलैरिटी इज मार्क्ड, पोलैरिटी ध्रुवता चिन्हित है, पोलैरिटी चिन्हित है आप लोगों का। 5 वोल्ट का वोल्टेज स्रोत द्वारा दी गई शक्ति क्या है? इसमें से 5 वोल्ट जो है उसके द्वारा दी गई शक्ति कितनी होगी, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो मुझे ये बताइएगा क्या यहाँ पर प्रतिरोध का वोल्टेज दिया हुआ है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर प्रतिरोध का वोल्टेज दिया हुआ है। क्या प्रतिरोध में धारा का मान मैं ज्ञात कर सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे यस सर इस प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर होगा। मतलब इस प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर होगा। क्या इस प्रतिरोध में धारा का मान आप लोगों का 1 एम्पियर होगा? अब मुझे ये बताइएगा बेटा, एक नेटवर्क से निकल रही है 2 एम्पियर, एक नेटवर्क से निकल कितनी रही है? 2 एम्पियर।
तो मुझे केवल इतना बताइएगा, उस नेटवर्क में प्रवेश कितनी करनी चाहिए, उसी नेटवर्क में प्रवेश कितनी करनी चाहिए। सर 2 एम्पियर की धारा अगर उससे निकल रही है तो उसमें प्रवेश भी 2 ही करनी चाहिए, बट प्रवेश कितनी कर रही है, 1 एम्पियर। तो क्या 1 एम्पियर यहां से प्रवेश करेगी, यस और नो। तो क्या ये 1 एम्पियर प्रवेश कर गई। अब बताइएगा बेटा, ये 5 वोल्ट का सोर्स डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब। तो आप लोग बोलेंगे सर डिलीवर करेगा, और कितना डिलीवर करेगा, तो आप बोलेंगे सर 5 वोल्ट के बराबर डिलीवर करेगा। कितना डिलीवर करेगा बेटा, 5 वोल्ट के बराबर आप लोगों का डिलीवर करेगा। तो आंसर आ गया सर आप लोगों का ए आंसर आ गया। तो 11वें का आंसर आ गया आप लोगों का ए, दैट इज योर 5 वोल्ट का पावर आप लोगों का डिलीवर करेगा। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्या ये पॉइंट सभी के क्लियर है? कैसे आप लोगों का आंसर रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम, इनमें से कौन सा एक वॉट की तरह नहीं है, वॉट की तरह नहीं है। वोट का मतलब होता है बेटा पावर, वोट का मतलब क्या होता है, पावर, वोट का मतलब होता है पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, V इंटू आई पावर का फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर होता है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर होता है। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, आप लोगों का पावर का फॉर्मूला होता है। और यहां से अगर मैं बात करूं, आई थिंक इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एनर्जी की यूनिट जो होती है दैट इज योर जूल पर सेकंड, आप लोग की एनर्जी की यूनिट होती है। तो क्या 1 वॉट का मतलब जूल पर सेकंड होता है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, जूल पर सेकंड भी आप लोग का होता है। तो बिल्कुल वॉट की तरह है। क्या यहां पर आई एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम के बराबर है? बिल्कुल सर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम के बराबर भी आप लोगों का पावर होता है। क्या तीसरा वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम भी आप लोगों का होता है? तो यस और नो, वोल्ट डिवाइडेड बाय वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम भी आप लोगों का प्रतिरोध के बराबर होता है। और लास्ट होता है वोल्ट पर एम्पियर। नहीं, वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है बेटा, प्रतिरोध होता है, ना कि पावर होता है। इसका मतलब इसके अंदर आप लोगों का एक वॉट की तरह नहीं है। तो कौन सा नहीं है बेटा, आप लोगों का डी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। मतलब डी ऑप्शन आप लोगों का इसका रॉन्ग होगा, और बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो आप लोगों के सही होंगे। इज इट ओके? क्लियर है बेटा सभी के? चलिए, और हम लोग आगे चलते हैं। इसी कड़ी में हम लोग 13th नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन करते हैं। और 13th नंबर का क्वेश्चन जो है वो चित्र में धारा स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति होगी। मतलब धारा स्रोत कितनी पावर डिलीवर करेगा, ये आप लोगों को परिपथ में आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक बार इस परिपथ को थोड़ा सा आपके अनुरूप ड्रॉ कर देता हूं। ये आप लोगों का प्लस माइनस आप लोगों का 1 वोल्ट हो गया बेटा। ये आप लोगों का एक प्रतिरोध 1 ओम हो गया है, दैट इज योर 1 ओम। ये आप लोगों का प्लस माइनस 1 वोल्ट हो गया, राइट। ये हो गया 1 वोल्ट, और ये हो गया आप लोगों का 1 ओम। और ये आप लोगों का 2 एम्पियर का सोर्स है जिसमें धारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट। ओके, अब हमें इसकी 2 एम्पियर का जो स्रोत आप लोगों को दिया हुआ है, कौन सा
2 एम्पियर का जो स्रोत आप लोगों को दिया हुआ है, इस 2 एम्पियर के स्रोत की क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। क्या 2 एम्पियर के स्रोत का अगर मुझे वोल्टता पता चल जाए तो क्या मैं 2 एम्पियर के स्रोत की शक्ति बता सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो मैंने एक काम किया, यहां पर अब आपको पता है नोडल ही मेनली आप लोग लगाते हैं। माना कि ये वाला वोल्टेज V1 है, ये वाला वोल्टेज V2 है, ये वाला वोल्टेज आप लोगों का V3 है और ये वाला नोड का वोल्टेज V4 है। 4 नोड आप लोगों के यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इसमें नोडल लगाने से पहले थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाता हूँ, और वो दिमाग कैसे लगेगा मुझे ये बताइएगा बेटा। इस परिपथ में अगर मैं ग्राउंड मानकर नोडल लगाऊं तो मेरी कोशिश क्या रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा नोड का वोल्टेज पता करना, ज़्यादा से ज़्यादा नोड का वोल्टेज पता करना मेरी कोशिश इस परिपथ में यही रहेगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं V1, V2, V3 और V4 यहाँ पर 4 नोड हैं। इन चारों नोड में से मैं एक नोड को बेटा यहाँ पर ग्राउंड करता हूँ। मैं एक नोड को यहाँ पर ग्राउंड करता हूँ। तो आप बताइएगा किस नोड को मैं ग्राउंड करूँ ताकि ये जो है वो सहूलियत भरा रहे। तो अगर बेटा मैंने V1 नोड को ग्राउंड कर दिया, माना कि V1 नोड को ग्राउंड किया गया है, V1 नोड को ग्राउंड किया गया है, V1 नोड को ग्राउंड किया गया। जब V1 नोड को मैंने ग्राउंड कर दिया है मतलब 0 वोल्ट, तो बताइएगा क्या यहां से V3 नोड का वोल्टेज -1 वोल्ट हो गया? यस और नो? क्या V3 का मान -1 वोल्ट हो गया? यस और नो? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मैं यहां पर V1 को ग्राउंड करूंगा तो क्या V4 का मान भी -1 दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो V4 का मान भी आप लोगों का -1 वोल्ट हो गया। देखो क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका क्या है। इसको ग्राउंड मान लिया, बचे कितने नोड हैं? तो आप बोलेंगे सर अब बचे मेरे 3 नोड हैं। इन 3 नोड में से भी मुझे आप लोगों का 2 नोड का वोल्टेज मुझे पता चल चुका है। अब बस मेरा एक ही नोड आप लोगों का बचा हुआ है, और वो कौन सा नोड है? तो आप लोग बोलेंगे सर V2 नोड। अगर मुझे V2 नोड का वोल्टेज पता चल जाए तो मेरी कहानी आसान हो जाएगी। बताइएगा क्या V2 का वोल्टेज पता चल गया तो क्या मैं V2 माइनस V4 करके करंट सोर्स का वोल्टेज निकाल सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो बेटा एक काम करते हैं, जो V2 है वहां पर KCL की समीकरण लिखते हैं। तो KCL एट V2 कैसे लिखा जाएगा? V2 पर KCL की समीकरण कैसे लिखी जाएगी? V2 पर कितने पार्ट हैं? 1, 2 और 3। यस सुन, बताइएगा क्या इन तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट की धारा पता है? यस सर, एक पार्ट की धारा पता है जो नोड की साइड आ रही है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2 एम्पियर। इसका काम खत्म। इसको कैसे लिखेंगे? V2 माइनस 0/1, V2 माइनस 0/1। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? V2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 1। माइनस से तो प्लस कर देते हैं, आपको पता है। तो V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। क्या ये नंबर आपका क्लियर है? तो ये बताइएगा बेटा क्या यहां से 2V2 बराबर 2 माइनस 1, तो V2 का मान कितना आ गया बेटा? 1/2 वोल्ट। यस और नो? क्या यहां से V2 का मान बेटा 1/2 वोल्ट आ गया? तो मुझे केवल और केवल इतना सा आंसर करिएगा, क्या ये 1/2 वोल्ट है
क्या ये -1 वोल्ट है? तो बताइएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या वो 1/2 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, क्या ये 3/2 वोल्ट आ गया आप लोगों का? यस और नो? और इस 3/2 वोल्ट का प्लस कहां पर होगा? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब बताइएगा बेटा क्या ये करंट सोर्स आप लोगों का पावर डिलीवर करेगा? यस और नो? तो बेटा कितनी पावर डिलीवर करेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 3/2 इंटू 2 मतलब 3 वॉट की पावर डिलीवर करेगा। तो आंसर आ गया बेटा मेरा सी आंसर। अब इसी प्रश्न को अगर मैं आगे देखूं तो ये हो गया है मेरा 1 वोल्ट। यस सुनो, इसी प्रश्न का मैं अगर पोस्टमार्टम करूं तो ये हो गया है बेटा मेरा 1 वोल्ट। ये आप लोगों का यहां से ये प्रतिरोध मेरा दिया हुआ है, ये प्रतिरोध मेरा दिया हुआ है, दैट इज 1 ओम का प्रतिरोध। यहां पर मैंने ग्राउंड किया हुआ है। ये आप लोगों का 2 एम्पियर का ये वाला 1/2 वोल्ट आया है। ये वाला जो है मेरा 1 ओम, ये वाला मेरा 1 ओम, 1 ओम, और ये वाला मेरा -+1 वोल्ट निकल कर आया है। यस सुनो, अब मुझे ये बताइएगा सभी लोग बेटा क्या ये 1/2 वोल्ट है? और जब ये 1/2 वोल्ट है तो क्या यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है क्या वही 1/2 है? तो क्या आएगा बेटा इधर की साइड प्लस इधर की साइड -1/2 वोल्ट। तो इसमें धारा प्रवाहित कितनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे सर 1/2 एम्पियर। बताइएगा बेटा ये कितना है? -1 वोल्ट। बताइएगा ये 1/2 वोल्ट है, ये आप लोग का -1 है, तो क्या इधर की साइड प्लस इधर की साइड -3/2 वोल्ट आएगा? डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं। धारा का मान कितना हो गया आप लोगों का? 3/2 एम्पियर। अदरवाइज ये -1 है, तो मुझे ये बताइएगा बेटा ये वाला वोल्टेज दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? तो आप लोग बोलेंगे सर 3/2 वोल्ट आ गया आप लोगों का। क्या ये 3/2 वोल्ट ये है? क्या ये वाला 3/2 वोल्ट है? क्या इसका वोल्टेज 0 वोल्ट होगा? यस और नो? 0 वोल्ट होगा तो इसमें धारा भी कितनी प्रवाहित होगी? 0 एम्पियर। बताइएगा 3/2 इधर से आ रही है, तो क्या इस वाली शाखा में 3/2 एम्पियर जाएगी? क्या इधर की साइड भी 3/2 एम्पियर जाएगी? क्या इधर की साइड भी 3/2 एम्पियर जाएगी? बताइएगा इधर से आधी एम्पियर आ रही है, इधर से 3/2 एम्पियर आ रही है, तो क्या इधर 2 एम्पियर हो गई, इधर 2 एम्पियर हो गई, इधर 0 चली गई तो 2 एम्पियर वापस से इधर चली गई। क्या पूरे परिपथ का पोस्टमार्टम करना आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? डेफिनेटली बेटा आप लोगों को पूरे परिपथ का पोस्टमार्टम करना आना है। चलिए अब एक और प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न है। एक एनर्जी का सोर्स है, किसका स्रोत है बेटा? एक एनर्जी का स्रोत आप लोगों का यहां पर दिया हुआ है, एक ऊर्जा का स्रोत दिया हुआ है जिसमें धारा का मान 1 एम्पियर है और वो धारा 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है और लाइट के बल्ब में 2.3 किलो जूल आप लोगों का लाइट की फॉर्म में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आप लोगों को उस बल्ब का वोल्टेज पता करना है। एक ऊर्जा का स्रोत है, राइट? एक प्रकाश बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए 1 एम्पियर की धारा, मतलब ये एक स्रोत है, इससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी देर के लिए? 100 सेकंड के लिए, ऐसा इन्होंने बोला। 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए आप लोगों की प्रवाहित हो रही है या फिर 100 सेकंड के लिए आप लोगों की प्रवाहित हो रही है। वो देख लेते हैं। 100 सेकंड अगर हम लोग लेंगे तो क्या आंसर आएगा?
और 10 सेकंड अगर हम लोग लेंगे तो क्या आंसर आएगा, दोनों के लिए हम लोग देख लेते हैं। राइट, 100 सेकंड आप लोगों की प्रवाहित हो रही है, प्रदान करता है यदि 2.3 किलो जूल, मतलब एनर्जी का मान है 2.3 किलो जूल, बोले तो 2.3 इंटू 10⁻³ जूल, यही है। क्या एनर्जी का मान पावर इंटू टाइम होता है? क्या एनर्जी का मान वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम होता है? क्या एनर्जी का मान वोल्टेज जो है वो कितना है, वोल्टेज का मान निकालना है? क्या धारा का मान आप लोग को पता है 1 एम्पियर है और टाइम का मान कितना है, 100 सेकंड है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आप लोगों की? तो एनर्जी हो जाएगी बेटा आप लोगों की यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल 2.3 इंटू 10⁻³ इक्वल टू वोल्टेज इंटू धारा इंटू 100 आप लोगों का होगा। तो अगर ये 100 होगा, ओके ये 10 है बेटा, ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग है आप लोगों का, तो इसको 10 करिएगा, ये 100 सेकंड आप लोगों का नहीं है, इसको आप लोग 10 सेकंड कर लीजिएगा, करेक्शन है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको 10 सेकंड कर लीजिएगा, यस और नो, 10 सेकंड आप लोग इसको कर लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये 10 सेकंड अगर मैं लूंगा, टाइम मैंने 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड मैंने लिया, तो टाइम जब मैंने 10 सेकंड लिया तो मुझे केवल और केवल इतना बता दीजिएगा जो इसका आंसर आएगा, क्या वो आंसर ऐसा कुछ आएगा, v इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10, ये पावर कटेगा तो ये 2 हो गया, तो वोल्टेज का मान कितना हो गया बेटा 2.3 इंटू 10⁻², बोले तो 230 वोल्ट आप लोगों का वोल्टेज होगा, यस सुनो। अगर 100 सेकंड होगा तो इसका आंसर 23 होता, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कितना हो गया बेटा, बी आंसर आप लोगों का इसका होगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप लोग देख लीजिएगा कि करेक्शन आप लोगों का क्या है, इसको आप लोग 10 सेकंड कर लीजिएगा, अगर आप 100 सेकंड करेंगे तो आंसर 23 आप लोगों का आ जाएगा। इज इट ओके? दैट इज क्वाइट सिंपल है बेटा, क्लियर है? क्या ये सभी लोगों के क्लियर है कैसी चीजें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसके अंदर? ओके, नाउ गिव मी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा पढ़िए और आंसर करिएगा। इस परिपथ में VA का मान आप लोगों को बताना है। किसका मान बताना है बेटा? VA का मान आप लोगों को बताना है। तो नोडल हम लोग लगाएंगे, तो ये आप लोगों का नोडल आप लोगों का लगेगा, 3 ब्रांचेस हैं, तो क्या होगा बेटा, VA माइनस का 12/49 प्लस VA बटा 24 प्लस VA माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 0। क्या यहां से अगर मैं एलसीएम लूं इस परिपथ में, तो एलसीएम कितना आएगा, 49 इंटू 24 इंटू 80, राइट। तो पहला जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 24 इंटू 80, किससे होगा, VA माइनस का 12 से। दूसरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 49 इंटू 80, किससे मल्टीप्लाई होगा आप लोगों का, VA से। और तीसरा जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 49 इंटू 24, किससे मल्टीप्लाई होगा, VA माइनस 6 से। किससे मल्टीप्लाई होगा, VA माइनस 6 से। क्या ये वाला पोर्शन उधर जाकर 0 हो जाएगा? बाकी मैं कैलकुलेशन करता हूं कि क्या आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, यस और नो। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू हेल्प ले रहा हूँ और क्या रिजल्ट आता है। तो पहला 24 इंटू 80 कितना आएगा, तो 24 इंटू 80 1920 आप लोग का निकल कर आएगा। तो 1920 VA माइनस क्या ये 23,040 आप लोगों का बनेगा, यस सुनो। दूसरा प्लस में 49 इंटू 80, तो ये हो गया 49 इंटू 80
3920 VA के बराबर प्लस 49 इंटू 24 49 इंटू 24 तो ये हो गया 1176 VA 1176 VA माइनस क्या ये 6 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 6 इक्वल टू 7506 आप लोगों का यही होगा। एक बार क्रॉस चेक आप लोग फटाफट से कर सकते हैं कितना होगा 24 इंटू 80 जो रहेगा क्या वो 1920 होगा। अगर मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 13040 आएगा। क्या 49 इंटू 80 जो रहेगा वो कितना आएगा 3920 आएगा। क्या 49 इंटू 24 जो आएगा क्या वो आप लोगों का 1176 आएगा और उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7056 आप लोगों का आएगा। अब VA टोटल कितना हुआ तो आप लोग बोलेंगे सर 1920 तो VA हो गया, अब 3920 भी VA हो गया प्लस 1176 आप लोगों का VA हो गया तो 7016 जो है वो टोटल VA हो गया। 7016 जो है वो VA के बराबर हो गया। यस और नो। और दूसरा जो रहेगा वो कितना है 23040 प्लस 7056 जो है टोटल 30,000 छिड़मा आप लोगों का ये आएगा तो 300916 के बराबर आप लोगों का ये आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे 7016 से तो रिजल्ट आएगा 4.28 या 4 पॉइंट समथिंग के आसपास तो VA बर आ गया 4.28 के अराउंड। तो VA का मान कितना आ गया 4.28 के बराबर आप लोग का वोल्टेज निकल कर आ रहा है। यस और नो। VA का मान कितना आ गया 4.28। मतलब अगर इसके आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट आंसर 4.25 या 4.28 आएगा। अगेन आपको पता चल रहा है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये पता होना चाहिए क्या हम लोगों को परिपथ में नोडल अप्लाई करना आती है कि नहीं आती है। यस सर हमें नोडल अप्लाई करना आती है तो बेटा फिर कैलकुलेशन से डरने की जरूरत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यस सुनो। अगला क्वेश्चन है अज्यूमिंग आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट शोन बिलो। परिपथ में आप लोगों का आइडियल एलिमेंट आप लोगों का दिया हुआ है और इस आइडियल एलिमेंट में आप लोगों को ऑलरेडी कुछ डाटा पहले से दिया हुआ है, ऑलरेडी कुछ डाटा आप लोगों को पहले से दिया हुआ है। ये आप लोगों का धारा जो है बेटा इस परिपथ में 1 एम्पियर दी हुई है। यस और नो। धारा का मान 1 एम्पियर है और ये जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का मान 2 ओम आप लोगों को दिया हुआ है और लास्ट में आप लोगों का प्लस माइनस आप लोगों का ये 5 वोल्ट आप लोगों को दिया हुआ है, दैट इज योर 5 वोल्ट। यस सुनो। यहाँ पर आप लोगों का जो दिया हुआ है उसको हम लोग VAB बोलते हैं। क्या बोलते हैं VAB। सब कुछ भूल जाइए, मुझे केवल इतना बताइएगा क्या ये 1 एम्पियर का स्रोत है, क्या उसमें ये 2 ओम का प्रतिरोध सीरीज में लगा हुआ है और इधर एक 5 वोल्ट की बैटरी आप लोग की लगी हुई है। तो मुझे केवल इतना बताओ बेटा क्या इसका जो प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा क्या वो वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। यस और नो। क्या इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो बताओ इस तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर सब्ट्रैक्टिव होगा और सब्ट्रैक्टिव होगा तो 3 वोल्ट होगा। 3 वोल्ट का प्लस माइनस सर इसके अकॉर्डिंग प्लस आएगा, बड़े के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग माइनस आएगा। अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि नहीं भैया मुझे तो ये बताओ VAB जो भी नाम इसने दिया हुआ है बताओ। एग्जामिनर तो वैसे भी आप लोगों का पागल होता है, वो कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। इस वाले केस में इस वाले परिपथ में जो वोल्टेज आप लोग से पूछा है वो कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर -3 वोल्ट के बराबर आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा।
क्या मेरे प्यारे बच्चे सभी लोगों के क्लियर है कि -3 वोल्ट कैसे आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग -3 वोल्ट आंसर निकालने में कैपेबल हैं, उसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर -3 वोल्ट मैंने कैसे निकाला है। इज दैट ओके? क्या क्लियर है बेटा सभी लोगों के? क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो ओके, ये ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द कंडक्टर डज इट पासेस करंट। कंडक्टर में निम्नलिखित में से किस गुण धर्म प्रॉपर्टीज के कारण धारा प्रवाह होता है? देखिएगा, मटेरियल जो होता है, पदार्थ जो होता है, मटेरियल जो होता है, जो पदार्थ होता है, जिसको आप लोग पदार्थ बोलते हैं, उस पदार्थ में उस पदार्थ में धारा कितनी ज्यादा प्रवाहित होगी वो बताता है सिग्मा। धारा कितनी ज्यादा प्रवाहित होगी वो बताएगा सिग्मा, और उसका रोग कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा वो बताएगा आप लोगों का रो। प्रतिरोध कितना होगा वो बताएगा आप लोगों का रो। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ओके, ये पदार्थ कितना आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र को पास करता है, चुंबकीय क्षेत्र को पास करता है, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? उसको क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। ये कितना विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर से गुजरने देगा, विद्युत क्षेत्र को कितना अपने अंदर से गुजरने देगा, उसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन, और उसको बोलते हैं हम लोग परावैद्युतांक। यस और नो? क्या इन चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात की हुई है? जब इन चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे बात की हुई है, अब बताओ मटेरियल से मैंने एक बना दिया है, और वो है मेरा कंडक्टर का तार, मतलब प्रतिरोध आप लोगों का बना दिया है। यस और नो? इस प्रतिरोध में पहला जो शब्द है, धारा को कौन इंडिकेट करता है? तो आप लोग बोलेंगे सर आई इंडिकेट करता है। दूसरा, प्रतिरोध को कौन इंडिकेट करता है? तो आप लोग बोलेंगे सर आर इंडिकेट करता है। चुंबकीय क्षेत्र को कितना पास करेगा? क्या ये चीज इसमें रिलक्टेंस इंडिकेट करती है आप लोगों की? यस और नो? और मैग्नेटिक फील्ड को कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना आप लोगों का पास करेगा? क्या उसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, प्रतिरोध जो होता है वो क्या बताता है कि कंडक्टर जो होता है, पदार्थ नहीं, कंडक्टर जो होता है वो धारा का कितना विरोध करता है, और मटेरियल धारा का कितना विरोध करता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। मटेरियल धारा का कितना सपोर्ट करता है उसको धारा बोलते हैं। मटेरियल में कितना प्रवाहित होता है उसको धारा बोलते हैं। तो ये बताइएगा, जब कंडक्टर की बात करेंगे तो मतलब पदार्थ बन चुका है, कुछ न कुछ के शेप में आ चुका है, तो पदार्थ से ये जाएगा तो प्रॉपर्टीज का नाम ये हो जाएगा। अब मुझे एक चीज का आंसर करिएगा, जब मैं बात करूं कि कंडक्टर के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण धारा प्रवाह होता है, नहीं, प्रतिबिंब क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र। इंडक्टर क्या बताता है? धारा का अपोज। कंडक्टेंस क्या बताता है? वही बताता है जो आप लोग बात करना चाह रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या बताता है? धारा का विरोध बताता है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बेटा मेरा सी। एग्री कर पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। अब रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर मतलब किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न को करने लायक हो कि नहीं हो। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बात की है। ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ की कुछ गुण होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है रो। सिग्मा बताता है पदार्थ में धारा प्रवाह की क्षमता, धारा प्रवाह की क्षमता। यह सुन, पदार्थ में धारा प्रवाह की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। और रजिस्टिविटी किसको बोलते हैं? पदार्थ में धारा का विरोध करने की क्षमता, पदार्थ में धारा का विरोध करने की क्षमता, धारा का विरोध करने की क्षमता। यह सुनो, धारा का कितना विरोध करता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और धारा का कितना सपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। मुझे ये बताओ, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें दुनिया में, पदार्थ प्लास्टिक से मैंने दो चीजें बनाई, एक बनाया टॉय और एक बनाया मैंने मार्कर, और एक बनाया प्लास्टिक से मैंने बोतल। बताओ, क्या तीनों में पदार्थ तो समान ही है? पदार्थ जो है वो मैंने प्लास्टिक ली है, क्या तीनों में पदार्थ समान ही है? तो बताइएगा, पदार्थ अगर समान है तो बताइएगा उसकी रजिस्टिविटी जो रहेगी वो समान रहेगी या फिर चेंज रहेगी? तो आप लोग बोलेंगे सर रजिस्टिविटी आप लोगों की सेम ही आप लोगों की रहेगी। रजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा? आप लोगों का सेम ही रहेगी। रजिस्टिविटी सेम रहने का मतलब क्या है? रजिस्टिविटी सेम रहने का मतलब, चाहे आप लोग पदार्थ की लंबाई कुछ भी करो, चाहे पदार्थ का प्रतिरोध कितना भी करें, हमेशा उस पदार्थ के अंदर जो क्षमता है धारा का विरोध करने की वो समान ही रहेगी। और उसी क्षमता को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, रो हम लोग बोलते हैं। तो बताइएगा, क्या रो आप लोगों का समान ही रहेगा? ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या रो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो डिपेंड करता है पदार्थ के ऊपर। क्या रो ऑफ सिल्वर जो है 1.59 इंटू 10⁻⁸ होता है? रो ऑफ कॉपर जो होता है क्या वो 1.67 इन 10⁻⁸ होता है? रो ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो 2.8 इंटू 10⁻⁸ के बराबर होता है? यस और नो? अगर बात की जाए तो ये बताइएगा, सिल्वर से दुनिया में कुछ भी बनाइएगा, क्या उसका रो समान रहेगा? क्या रो का मान कभी भी लेंथ वगैरह, एरिया वगैरह, विड्थ वगैरह, क्या इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, रो का मान इन चीजों के ऊपर कतई आप लोगों का डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या आ गया बेटा? तो आंसर हो गया पदार्थ। यह सुन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से देखते ही आप लोग आंसर कर देंगे इसका। ये एक और खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों की यहाँ पर अवेलेबल है, और क्वेश्चन है इस परिपथ में 25 वोल्ट का जो स्रोत है वो कितनी शक्ति प्रदान करेगा? इस परिपथ में 25 वोल्ट का जो स्रोत है वो कितनी शक्ति प्रदान करेगा? प्रश्न ये है। तो बेटा पहली चीज तो मुझे ये बताइएगा, इस परिपथ में ये आप लोगों का एक 25 वोल्ट का स्रोत मैंने यहां पर लगा रखा है, दैट इज योर 25 वोल्ट आप लोगों का स्रोत, 25 वोल्ट। यह सुनो, ये हो गया आप लोगों का 17 वोल्ट आप लोगों का इन्होंने दिया हुआ है। कितना वोल्टेज दिया हुआ है? 17 ही दिया हुआ है, प्लस माइनस 17 वोल्ट। ये R2 है, और R2 में धारा का मान 14 एम्पियर है,
और ये आप लोगों का एक निर्भर स्रोत है, बोले तो डिपेंडेंट स्रोत है, और वो कितना है 0.4 I। मुझे ये बताइएगा, ये आप लोगों का एक करंट स्रोत है, ये वाला जो है वो एक करंट स्रोत है, और इससे जो धारा आप लोगों की निकल रही है, इससे धारा जो निकल रही है वो कितनी निकल रही है सर? 2 एम्पियर की धारा मेरी इस स्रोत से निकल रही है। तो बताइएगा मुझे, जब इससे 2 एम्पियर की धारा आप लोगों की निकल रही है, धारा का स्रोत है, तो बताइएगा अगर मैं इसको बोलूं सर ये भी धारा का स्रोत है, बताइएगा कितनी धारा बाहर निकल रही है? तो आपका आंसर रहेगा सर x वैल्यू की धारा बाहर निकल रही है। अब ये बताओ, मैं अगर इसको बोलूं 0.4 I, तो क्या बोलोगे सर? 0.4 I वैल्यू की धारा बाहर निकल रही, तो इसका मतलब स्रोत कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे सर करंट स्रोत है। तो कितनी धारा आप लोगों को देगा? तो आप लोग बोलेंगे सर धारा जो देगा वो बाहर निकलती हुई धारा देगा, और कितनी देगा? 0.4 I। मतलब किसी भी करंट स्रोत के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो धारा का मान होता है, और किसी भी वोल्टेज स्रोत के बाहर जो मान लिखा होता है वो किसका मान होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर वो वोल्टेज का मान होता है। ये समझ में आ गया? डिपेंडेंट सोर्स से डरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे केवल और केवल इतना आंसर करना, बेटा इस परिपथ में इस वाले पॉइंट से इधर धारा कितनी आ रही है? तो आप बोलेंगे सर 0.4 I आ रही है। इधर से कितनी आ रही है बेटा? तो आप बोलेंगे सर I आ रही है। इधर कितनी जा रही है? तो आप बोलेंगे सर 14 जा रही है। तो KCL लगा सकता हूं मैं? तो बेटा KCL क्या लगेगा? नोडल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों की धाराएं पता है। तो कितना होगा बेटा? I प्लस 0.4 I बराबर 14। तो यहां से 1.4 I बराबर 14। तो I का मान जो होगा 14 डिवाइडेड बाई 1.4, बोले तो I का मान 10 एम्पियर हो गया। जब I का मान 10 एम्पियर हो गया, तो क्या ये जो स्रोत है आप लोगों का, क्या ये स्रोत यहां से पावर डिलीवर करेगा? और कितना डिलीवर करेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 250 वोल्ट आप लोगों का ये पावर डिलीवर करेगा। तो आंसर हो गया बेटा आप लोगों का डी आंसर। 25 वोल्ट का स्रोत यहां पर कितनी पावर आप लोगों का देता है, वही इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है। अब दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये है कि अगर मैं इस परिपथ में ये जो धारा का मान है ये आपने 10 एम्पियर कर दिया, तो बताइएगा बेटा R1 का मान कितना होगा? 10 एम्पियर। तो आप लोग क्या R1 का मान बता पाएंगे? यस सर, R1 का मान जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर R1 का मान हो जाएगा 1.7 ओम, V/I के बराबर। बेटा ये 17 वोल्ट है और ये आप लोग का 25 वोल्ट है, तो क्या आप लोग इस डब्बे का वोल्टेज नहीं बता सकते क्या? तो आप लोग बोलेंगे सर पास पास प्लस साइन आ रहा है मतलब घटेगा, तो 25 माइनस 17 मतलब 8 वोल्ट आप लोग करेंगे, तो 8 का प्लस कहां पर होगा? 25 के अकॉर्डिंग, मतलब ऊपर प्लस और नीचे माइनस। बताइएगा क्या R2 का मान नहीं बता सकते क्या? तो आप बोलेंगे सर 8/14 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 7 ओम होगा। बताइएगा बेटा इसका वोल्टेज कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 8 वोल्ट। अब ये बताइएगा 0.4 I का मान 10 एम्पियर है, इसका मतलब क्या ये नंबर 4 एम्पियर हो गया? यस और नो? तो ये बताइएगा क्या ये डिलीवर करेगा या अब्सॉर्ब करेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर पावर डिलीवर करेगा। कितना डिलीवर करेगा? 32 वोल्ट। यस और नो? ये पावर डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर
पावर एब्जॉर्ब करेगा, कितना करेगा 14 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 11 112 वोट ये करेगा। यस और नो? ये एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो एब्जॉर्ब करेगा, V इंटू आई 170 वोट। ये एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ये डिलीवर करेगा, कितना करेगा बेटा 250 वोट। अगर मैं डिलीवर को ऐड करूं तो कितना डिलीवर हो रहा है 250, 282, और एब्जॉर्ब को ऐड करूं तो कितना ऐड हो रहा है 282, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो किसी भी परिपथ में जितना एब्जॉर्ब होगा बेटा उतना ही उस परिपथ में डिलीवर होगा। अगेन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में। तो ये आप लोगों का एक स्टार परिपथ मैंने आपको बताया हुआ है, ये डेल्टा परिपथ है। इसका स्टार परिपथ कैसे बनता है, ये RA हो गया, ये RB हो गया, ये RC हो गया, यहाँ से R1 हो गया, यहाँ से R2 हो गया, और ये वाला नंबर R3 हो गया। यह सुनो, अगर मैं R1 की बात करूं तो बेटा R1 का मान कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब RA इंटू RB के बराबर डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। तो ये बताओ बेटा क्या ये 2 ओम है, क्या ये 4 ओम है, और क्या ये 3 ओम है। तो बताइएगा R1 का मान कितना हो गया, तो ये हो गया 8 बटा 2 प्लस 4 प्लस 3, मतलब 8 बटा 9 ओम आप लोगों का हो गया R1 का मान। मतलब एक ही ऑप्शन वैसे भी सेट बैठ रहा है, और वो ऑप्शन है बेटा आप लोगों का कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग। अब मुझे ये बताइएगा R2 के बारे में बात करूं तो R2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट बोले तो ये कितना हो जाएगा RA इंटू RC डिवाइडेड बाई तीनों का सम RA प्लस RB प्लस RC। तो कितना हो जाएगा बेटा 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 3, बोले तो 6 बटा 9 आप लोगों का हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा अगर निकालेंगे आप लोग, दैट इज योर R3, तो R3 का मान कितना हो जाएगा RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12/9, आप लोगों का आंसर आ गया। तो आंसर C। दिए गए डेल्टा Y जो नेटवर्क है, डेल्टा Y, यहाँ पर ये Y आप लोगों का ऐसा लिखा जाता है। तो डेल्टा Y जो नेटवर्क है, तो ध्यान रखना बेटा ये Y आप लोगों का कुछ और तरीके से आप लोगों का लिखा जाता है। तो ये Y आप लोगों का नेटवर्क है। डेल्टा Y रूपांतरण में R1 R2 R3 का मान ज्ञात कीजिए। आई थिंक हम लोगों ने इसको कर भी लिया है। अब अगला प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न के अलावा मैं और भी चीजें आप लोगों से पूछूंगा। ये बताइएगा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। आपको पता है बेटा जब करंट सोर्स की बात होती है तो IS। ये बताइएगा, मैं 2-3 केसेस आप लोगों से पूछ रहा हूं। पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, फोर्थ केस है, फिफ्थ केस है, और सिक्स्थ केस है आपका
राइट। ऐसे कुछ केसेस आप लोग के दिए हुए हैं, मैं एक एक करके सारे केसेस के बारे में आपसे बात करूंगा कि क्या केस है बेसिकली। राइट, बताइएगा पहले केस में किसका स्रोत आप लोगों का लगा हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे सर पहले केस में धारा का स्रोत आप लोगों का लगा हुआ है। किसका स्रोत लगा हुआ है? धारा का। बताइएगा धारा का स्रोत कितनी धारा दे रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर IS। और लोड के ऊपर कितनी धारा जा रही है। तो आप लोग बोलेंगे सर लोड के ऊपर भी IS ही जाएगी। क्या किसी स्रोत के सीरीज में प्रतिरोध आने से, मतलब किसी धारा के स्रोत के सीरीज में प्रतिरोध आने से क्या वो धारा का मान कम कर देगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारा स्रोत का मतलब ये होता है उसने पैदा IS किया है तो लोड तक वो पूरा IS देने की कोशिश करेगा। इसका मतलब सीरीज में कुछ आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो केस है वो कौन सा केस है? आइडियल केस है। लोड के ऊपर जाने वाली धारा अभी भी IS ही रहेगी। ये बताइएगा बेटा क्या ये आप लोगों का IS है? क्या इसमें से कुछ करंट इधर चली जाएगी? तो बताइएगा क्या लोड पर IS माइनस I1 जाएगी? क्या वाकई में लोड पर जाने वाली करंट आप लोग की कम हुई है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर लोड पर जाने वाली करंट आप लोग की कम हुई है। ये बताओ अभी लोड पर कितना आप लोगों का करंट जा रहा है? तो आप लोग बोलेंगे अभी भी लोड के ऊपर करंट IS के बराबर जा रहा है। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, देखिए कुछ क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करिएगा। बताइएगा बेटा अगर धारा को लोड तक पूरी की पूरी चीज पहुंचानी है तो सीधी सी बात है उस धारा स्रोत के समानांतर में, मतलब पैरेलल में कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। जो भी लगा होना चाहिए वो किस में लगा होना चाहिए बेटा? सीरीज में आप लोगों का लगा होना चाहिए। किस में लगा होना चाहिए बेटा? सीरीज में आप लोगों का लगा होना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्रतिरोध लगा होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। तो बताइएगा आंतरिक प्रतिरोध कितना हुआ बेटा? अनंत होगा। अनंत का मतलब इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा तभी इसमें धारा नहीं जाएगी और पूरी की पूरी धारा लोड के ऊपर जाएगी। यही चीज वोल्टेज स्रोत के सीरीज में लगा होगा तो वोल्टेज पूरा का पूरा नहीं जाएगा और पैरेलल में लगा होगा तो उसके लगे होने या नहीं लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आइडियल सोर्स है, ये प्रैक्टिकल सोर्स है और ये आप लोग का आइडियल सोर्स है। दैट इज ऑल्सो ए आइडियल सोर्स। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। क्या ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है? क्या पूरा का पूरा आप लोगों का यहाँ पर पहुंच रहा है? यस सर पूरा का पूरा आप लोगों का पहुंच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अनंत इसका आंसर हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स का कितना होगा? सीरीज में लगता है 0 होता है। क्या बताया मैंने? धारा स्रोत के अगर पैरेलल में कोई प्रतिरोध लगा हुआ है तो वो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। यस और नो? अगर नहीं लगा हुआ है तो ओपन माना जाएगा तो वो आइडियल स्रोत कहला जाएगा। धारा स्रोत के सीरीज में कोई प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। धारा स्रोत के सीरीज में अगर बैटरी भी लगी होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो धारा उतनी ही देगा। वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध सीरीज में लगता है। अगर नहीं लगा हुआ है तो शॉर्ट सर्किट माना जाएगा, 0 ओम माना जाएगा। अगर उसके पैरेलल में लगा हुआ है तो वो उसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। उसके होने चाहे नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोड पर वोल्टेज उतना का उतना जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा? इसका अनंत आ गया। आइडियल के बारे में बात करेगा तो अनंत और प्रैक्टिकल के बारे में बात करेगा तो लार्ज आएगा। अब अगला प्रश्न है
एक 100 वोल्ट, कितने वोल्ट का बेटा 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट का जो लैंप है वो 250 वोल्ट आपूर्ति पर, कितने वोल्ट पर प्रचलित किया जाना है। मतलब सीधा सा बात है, एक आप लोगों का लैंप है, उस लैंप के अंदर कितना वॉट दिया हुआ है 100 वॉट, 100 वोल्ट आप लोगों को दिया हुआ। पहले तो बेटा मुझे ये बताइएगा, क्या लैंप का जब कभी भी क्वेश्चन आता है, क्या उसको एक प्रतिरोध मानकर सॉल्व करना है? तो बताइएगा, रेटेड प्रतिरोध जो होगा क्या वो इसका V² होगा। इसकी रेटिंग कितनी है? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों इसकी रेटिंग है, या सीमांक मान कितना है 100 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो बताइएगा यहां से वोल्टेज का स्क्वायर 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 100 ओम आप लोगों का प्रतिरोध आ गया। अब ये बोल रहा है कि इस 100 ओम के प्रतिरोध को, जिसकी औकात आपको पता है, बल्ब का प्रतिरोध निकालने के बाद में उसको एक प्रतिरोध की तरह ही रिप्लेस कर देंगे, इसकी औकात कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे सर इसकी औकात है 100 वोल्ट, इसको लगा दिया गया है कितना वोल्ट बेटा 250 वोल्ट। क्या इसको औकात से ज्यादा लगा दिया है? तो आप बोलेंगे सर यस सर, बल्ब उड़ जाएगा, बल्ब डैमेज हो जाएगा, तो क्या किया जाए? तो बेटा एक काम किया जाएगा, जब इसको औकात से ज्यादा लगा दिया जाता है तो मुझे 100 वोल्ट तो इस पर भेजना है, और बचा हुआ 150 वोल्ट जो है किसी और पर भेजना है। तो क्या बल्ब बच गया? यस और नो? तो मैंने एक और प्रतिरोध सीरीज में लगा दिया तो वो बल्ब को बचा लेगा। अब ये बताओ, उस प्रतिरोध का मान आपको बताना है, आप लोगों का वही मान बताना है कि नया जो प्रतिरोध आपने लगाया है उसका मान कितना होगा। क्या नए प्रतिरोध का वोल्टेज का मान तो मुझे पता चल चुका है, नए प्रतिरोध के वोल्टेज का मान कितना है? तो आप लोग बोलेंगे सर नए प्रतिरोध के वोल्टेज का मान है 150 वोल्ट। क्या नए प्रतिरोध में अगर मैं धारा ज्ञात कर लूं, नए प्रतिरोध में अगर मैं धारा ज्ञात कर लूं, तो क्या नए प्रतिरोध के अंदर आप लोगों का मैं प्रतिरोध की वैल्यू बता सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे सर धारा ज्ञात करने के लिए क्या 100 वोल्ट 100 ओम, क्या 1 एम्पियर की धारा आ गई? बताइएगा बेटा 1 एम्पियर की धारा आ गई, तो बताइएगा वोल्टता का मान है 150, प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो R होगा बेटा V/I, मतलब 150/1, मतलब 150 ओम आप लोगों का आंसर आ गया। तो बेटा इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो गया है सी। अब ये बताओ बेटा, इस प्रश्न में क्या इस प्रश्न में रेजिस्टेंस अगर मैं बल्ब को मान लूं तो चुटकियों में पूरी कहानी आप लोगों की चेंज हो जाती है? यस और नो? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक समान प्रतिरोध R वाले तार की लंबाई m गुना बढ़ा दिया जाए और आयतन समान रखा जाए, आयतन समान रखने का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आयतन समान रखने का मतलब क्या है? ये प्रतिरोध है, इसी को मैं खींच कर बढ़ा रहा हूं, कितना गुना? m गुना। वायर वही रहेगा, वायर क्या रहेगा बेटा? समान ही आप लोगों का वायर रहेगा। तो मुझे केवल और केवल इतना बता दीजिएगा, आयतन समान रखने का मतलब, आयतन समान का मतलब क्या होता है? तार 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 समान ही है, तार समान ही है, समान ही है। मतलब उसको खींचकर m गुना बढ़ाया गया है, m गुना बढ़ाया गया है। अब बताइएगा, जब किसी तार को
खींचकर m गुना बढ़ाया जाता है तो नया प्रतिरोध जो निकल कर आता है वो कितना होता है बेटा, पुराने प्रतिरोध का कितना गुना, m स्क्वायर गुना। जितना आप लोग गुना लंबाई बढ़ाते हैं उतना गुना आप लोगों का यहाँ पर होगा, तो पुराने वायर के कितना गुना बेटा, m स्क्वायर गुना आपका नया प्रतिरोध बनेगा। यस और नो, दैट इज क्वाइट सिंपल है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग इस प्रश्न को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बेटा ये आप लोगों का 1 ओम है, ये आप लोगों का 0.8 ओम है। यह सुनो, ये आप लोगों का 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। मुझे ये बताओ बेटा, क्या ये दोनों प्रतिरोध आप लोगों के 1 ओम और 1 ओम सीरीज में लगे हुए हैं? मुझे ये बताओ बेटा, ये बिंदु C है, क्या ये बिंदु भी C होगा? यस और नो, पॉइंट मेथड में बताया हुआ है। अच्छा ये बताओ, क्या इस 6 ओम के प्रतिरोध को मैं यहां पर लगाऊं या उसको उठाकर मैं यहां पर लगा दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा? तो आप लोग बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ओम के प्रतिरोध को आप यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ। तो ये बताइएगा, क्या वहां लगाने से ये 2 ओम हो गया? क्या इस 3 ओम के प्रतिरोध को मैं यहां पर भी लगा सकता हूं? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, 3 ओम के प्रतिरोध को आप वहां पर भी लगा सकते हैं। तो ये बताइएगा, ये 6 ओम हो गया, ये लास्ट में 2 ओम हो गया। अब प्रश्न आसान हो चुका है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, आप लोग फटाफट से आंसर कर सकते हैं। बताइएगा बेटा ये वाला प्रतिरोध कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 2 ओम। 2 ओम और 2 ओम कितना हो गया बेटा? 1 ओम। और ये प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? 2 ओम। तो नया परिपथ जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? दैट इज योर 1 ओम, दैट इज योर 0.8 ओम, दैट इज योर 2 ओम, और आप लोगों का ये आगे जो बनेगा वो 2 ओम बनेगा, और ये 2 ओम और 2 ओम जो होगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 1 ओम। क्या ये दोनों प्रतिरोध पैरेलल में हैं? तो कितना हो जाएगा इसका? तो कितना हो गया पहले 3 ओम, तो कितना हो गया 3 × 2 बराबर 3 + 2, मतलब 6/5 ओम आप लोगों का बनेगा, मतलब 1.2 ओम आप लोगों का होगा। अब ये बताइएगा 3 प्रतिरोध आप लोग के लगे हुए हैं, दैट इज योर 1 ओम, दैट इज योर 1.2 ओम, दैट इज योर 0.8 ओम। बताइएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया? तो आप लोग बोलेंगे सर 1.2 और 1, 2.2 और 8, 3 ओम आप लोग का आंसर है। यस सुनो, तो 24 का आंसर कितना हो गया बेटा? 3 ओम आप लोग का आंसर आएगा। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नीचे दिए गए परिपथ में वोल्टेज स्रोत से ली गई धारा का मान कितना होगा? वोल्टेज स्रोत से ली गई धारा का मान कितना होगा? बेटा क्या ये जो है, क्या मैं इसको 10 ओम बना सकता हूँ? यस और नो। क्या ये 50 वोल्ट हो गया आप लोगों का? क्या ये 50 वोल्ट हो गया? बताइएगा बेटा, क्या ये 20 ओम हो गया? क्या ये आप लोगों का 20 ओम हो गया? मैं काम करता हूं, क्या यहां पर नोडल लगा देता हूं आप लोगों का? नोडल लगाऊंगा, केसीएल समीकरण अगर मैंने लगाई, केसीएल समीकरण मैंने लगाई, तो क्या होगा बेटा? v माइनस का 50/10 प्लस v/20 प्लस v/20 इक्वल टू 0। कितना आ गया? 2v माइनस का 100 प्लस का v इक्वल टू 0, 4v बराबर 100, तो v बराबर 25 वोल्ट आप लोग का आएगा। v बराबर कितना आएगा बेटा? 25 वोल्ट। क्या जब v का मान 25 वोल्ट आप लोग का आ गया, क्या जब v का मान आप लोग का 25 वोल्ट आ गया, तो क्या v यही होता है? इस डब्बे का वोल्टेज 25 वोल्ट है, इस डब्बे का वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो क्या इस डब्बे का वोल्टेज नहीं बता सकते? सर 25 और 50 का नेगेटिव साइन पास में आ रहा है,
मतलब सब्ट्रैक्शन आप लोग का नेचर होगा। सब्ट्रैक्शन नेचर होगा तो ये हो गया बेटा 25 वोल्ट। 25 का प्लस बड़े के अकॉर्डिंग, तो इधर प्लस और इधर माइनस। बताइएगा बेटा इसमें धारा का मान कितना होगा, प्लस पर प्रवेश करती है 25/10 मतलब 2.5 एम्पियर आप लोगों का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोगों का कितना आ रहा होगा, 2.5 एम्पियर आप लोगों का इसका आंसर। इज इट ओके? तो ये था बेटा आप लोगों का चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 का आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन। ऐसे ही हम लोग आने वाले सारे चैप्टर का कुछ न कुछ प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथ बना के रखिएगा यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।